नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, खबर आ रही है कि अमित शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके तहत जो बॉर्डर एरिया हैं, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, उनमें 30 किलोमीटर के दायरे में जो अवैध मस्जिद और मदरसे बने हैं उन पर बुलडोजर चलेगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार पिछले कुछ समय से कुछ जो बड़े निर्णय होते हैं, कई उनके निर्णयों का बहुत ढोल बजाकर प्रचार करते हैं और कुछ निर्णय बहुत शांति से धीरे धीरे अमल किए जाते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि उस तरीके का एक निर्णय है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बारे में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अभी औपचारिक रूप से आप इसका समाचार कहीं बहुत ज्यादा मुख्यधारा मीडिया में या सोशल मीडिया पे नहीं पाएंगे, कुछ जगहों पे इसकी चर्चा अवश्य हो रही है। हाँ, ये आदेश ये इस तरीके से है कि मतलब एक इस तरीके का कोई एक आदेश दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि करीब 30 किलोमीटर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो भारत के चारों तरफ विभिन्न विभिन्न देशों से जुड़ी हुई, उनसे करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक जो भी अवैध धार्मिक ढांचे, अब धार्मिक ढांचे जब हम कहते हैं तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो भी हो, अवैध है अगर और हाल फिलहाल में बना है, पिछले कुछ वर्षों में बना है, तो उसे तोड़ा जाएगा, जो कि ओब्वियसली कानून सम्मत कार्रवाई है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ये एक कार्रवाई होती रहनी चाहिए। तो ये सुनने में यही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, ये किस तरीके से ये लागू होगा और कितना इसके इसके जो एक होते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके के सामने आते हैं देश के सामने, वो सब लोग समझते हैं। तो इसलिए संभवतः सरकार भी इसको लेकर एक पिछले कुछ समय में हमने देखा किस तरीके की कार्रवाइयां हुई भी हैं, लेकिन इस बारी ये पूरा अभी, लेकिन ज्यादातर जो अभी तक कार्रवाइयां हुई वो लोकल थी, कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी असम में, और भी जहां जहां संभावना मिली वहां वहां उन्होंने किया। लेकिन अब ऐसा समाचार है कि पूरी सीमा पर, भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इसको एक योजनाबद्ध तरीके से 30 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी इस तरीके के अवैध ढांचे बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, उनकी जांच होगी और उनका सफाया होगा। तो जो डेमोग्राफी कमीशन की बात पीएम मोदी ने कही थी, क्या ये उसके साथ जोड़कर देखा जाए? क्योंकि बॉर्डर एरिया में जितने भी अवैध मस्जिद और मदरसे हैं, वो तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए बनाए गए हैं और उनका नतीजा हम देख रहे हैं। हमने झारखंड में देखा कितनी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी वहां आकर बस गए हैं। तो बेसिकली उनको वहां से हटाने के लिए, डेमोग्राफिक बदलाव से छुटकारा पाने के लिए ही ये कदम उठाया गया होगा। जी, निश्चित रूप से वही चीज मैं कहना चाह रहा था कि ये अभी तक जो काम आप बीमारी को छोटे छोटे जगहों पर मलहम लगा रहे थे, पूरे शरीर में घाव है आपके, आप कहीं पे यहाँ मलहम लगा दिया, कभी वहां मलहम लगा दिया, अब आपने पूरी तरह से एक ओवरहॉलिंग करना कह लीजिए, कंप्लीट ऑपरेशन करना कह लीजिए, पूरी मरहम पट्टी करना कह लीजिए, ये संभवतः इस तरीके का कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का एक प्रयास है। निश्चित रूप से हर कोई, हम आपके दर्शक भी इतने समझदार हैं, हर चीज को हम बहुत खुलकर ना ही कहें, तो एक तरह का ये जो जनसांख्यिकी परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में बहुत योजनाबद्ध तरीके से भारत को हड़पने, भारत को कब्जाने, एक मजहब विशेष की तरफ से जो प्रयास किए गए, ये उन्हीं का हिस्सा था। क्योंकि अगर आप सरकार के आदेश में अगर लिखा जाता है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो उस रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या है, हर कोई जानता है कि किस रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि किसके बने हैं, जिनके बने हैं वही तो समझेंगे ना, जिनके जिनके जो 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 इस तरीके के षड्यंत्रों का हिस्सा है, उन्हीं को चिंता करनी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही, आपका मतलब आपकी जो आशंका, आपकी जो बात है वो सही है कि वो डेमोग्राफिक जो एक प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बोला था, ठीक है, अभी उसका औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि कोई जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक डेमोग्राफी मिशन बनाया जाएगा, जो देश के विभिन्न राज्यों में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहे, जनसंख्या बदल रही है, उस चीज को के बारे में एक व्यापक समग्र रणनीति बनाएगी। तो जैसा होता है कि भी मोदी जी जो है, बहुत सारे काम तो हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं, कुछ काम खाने वाले होते हैं। तो कुछ काम चल ही रहा है। हम सभी अपने पिछले कुछ वर्षों के, पिछले कुछ महीनों के, अगर आप समाचार पत्र देखें, मीडिया की रिपोर्ट्स देखें, आप भी लगातार करती रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बंगाल तो खैर अभी क्या कहें, बंगाल की तो स्थितियां ही अलग है, असम हो, गुजरात हो, तो इन सब क्षेत्रों में कार्य होता रहे। अब इसको अगर ज्यादा रणनीतिक रूप से एक पूरी योजना के अंतर्गत ये करने की अगर बात है, तो ये देश के लिए अच्छी बात है, जो कि संभवतः इसका सही समय है। अब इससे अगर ज्यादा देरी होती तो वो देरी हो जाती। तो ये उस तरीके से इसको देखना चाहिए।
बिल्कुल। और फिर आप ये सोचिए ना कि जब-जब ये बात आती है, जब-जब सरकारें कहती हैं कि घुसपैठिए 5.5 करोड़ के आस-पास घुसपैठिए और रोहिंग्या भारत में आकर बस गए हैं। पैरासाइट की तरह भारत के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि 11 साल से तो इन्हीं की सरकार है, रोक क्यों नहीं लेते? तो अब जब रोकेंगे तब तो खलबली मचेगी ना, जो रोहिंग्या प्रेमी गैंग है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। और ऐसे में अगर म केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला आता है और अब इसके बारे में चर्चा भी शुरू हो गई है, तो फिर रोहिंग्या प्रेमी गैंग में तो खलबली मचेगी मचेगी। देखिए, निश्चित रूप से ये खलबली तो पिछले जब हम लोग अभी बात कर रहे थे डेमोग्राफी मिशन की, तो जो एसआईआर है, जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन की बात है, वो भी उसी का तो हिस्सा है ना। भाई, जब आप अवैध वोटर को हटाएंगे तो अवैध व्यक्ति को हटाएंगे, वो कोई ऐसा तो है नहीं। तो ये सारी चीजें उसी का हिस्सा है। शायद संभवतः हम लोग एक सामान्य व्यक्ति के रूप से में उस समग्रता से उस पूरी प्रक्रिया को नहीं देख पाते। तो उसकी एक बहुत लंबी कड़ी है। काफी हद तक सफाई, इसको आप दिवाली की सफाई समझ लीजिए कि अगर इस समय ये बात आई है तो एक तरह से दिवाली पे, अब भाई दिवाली की सफाई सिर्फ दिवाली से एक दिन पहले ही तो नहीं की जाती है। बड़े कचरे, जो बड़ा कबाड़ है या कुछ ऐसा कबाड़ होता है जिसको आप बेचने का काम महीनों पहले से आरंभ कर देते हैं। तो कुछ चीजें सफाई जो है वो पिछले कुछ समय से चल रही थी, और कुछ चीजें अब अगर यहाँ पर आकर सरकार ये कह रही है तो सबसे बड़ी बात है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए कोई बहुत ढोल बजाई जाए या सरकार कोई बहुत बड़ा कुछ वो करे। भाई, इस देश में अवैध व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अवैध व्यक्ति वोटर के रूप में नहीं होना चाहिए, या निवासी के रूप में कोई अवैध व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को कहने में, इस चीज को समझने में इस देश को इतने वर्ष लग गए। अगर आज से कुछ समय पहले अगर यही जब रोहिंग्याओं पे जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। समय समय पर विभिन्न अदालतें जो है उस पर रोक लगाती रही हैं। तो अगर कोई कहता है कि 11 साल से सरकार तो आपकी की, आपने क्या किया, तो भाई सीधी बात है कि हर शुभ कार्य का एक शुभ मुहूर्त होता है, और वो मुहूर्त धीरे 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 ही आता है। समय सरकारी मशीनरी भी कैसे काम करती है, उसके लिए भी मतलब एक पूरी तैयारी करनी होती है। तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, अगर अब इसके बाद अगर देरी होगी तो शायद देरी होगी, क्योंकि चुनाव पे चुनाव होते जा रहे हैं। अब वो परिणामों को प्रभावित करने की स्थितियों में आ चुके हैं। बिहार में अगर इस बारी एसआईआर नहीं कराया जाता तो बिहार की स्थितियां फिर वही बंगाल की तरफ बिहार भी जाने वाला था। क्योंकि जिस तरीके से सीमांत प्रदेश जिलों में, जिस तरीके से उनके जो सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है कि 40-40, 45% जो है जनसंख्या बढ़ जाती है, और वो भी एक ही मजहब की जनसंख्या बढ़ती है। तो ये सब सामान्य थोड़ी है। इस समस्या को सरकार ने एक सरकारी तंत्र के रूप में एक्नॉलेज किया। पहली बात तो सरकार ने एक्नॉलेज किया। अब इसको संभवतः आशा करनी चाहिए कि जुडिशरी भी एक्नॉलेज करेगी। जनता तो देख ही रही है, जनता तो भुक्तभोगी है। तो ये अच्छी बात है कि अब ये इस पे काम हो रहा है, और काफी काम हो भी चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां काफी काम हुआ है। जी। पर एक चीज और है कि जैसे आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, अचानक से जंगलों के अंदर हरी चादर उड़ाकर एक मजार बन जाती है, फिर एक झोपड़ी बन जाती है, फिर पहले 2 लोग रहते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 6 होते हैं और वहां पर लोग रहने लग जाते हैं। तो कम से कम ये जो ऑर्डर है गृह मंत्रालय का, इसके एवज में ये सब लोग कम से कम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो नहीं खटखटा पाएंगे ना, क्योंकि ये तो सरकार का ऑर्डर है। और जो ये अवैध तरीके से बने हुए मस्जिद होते हैं या मज़ारें होती हैं या मदरसे होते हैं, इनके खिलाफ तो ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लगता है कि इस ऑर्डर में भी कहीं ना कोई लकूना कपिल सिब्बल टाइप लोग ढूंढ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि देखिए क्या हो रहा है जी, ये तो बसे बसाए लोग हैं, तब बसे थे, अब बसे हैं, इनको उजाड़ा जा रहा है। आपका जो प्रश्न है उसके दोनों पहलू हैं, दोनों तरफ से। जैसे अब हल्द्वानी का जो बनभूलपुरा है उस पर तो स्टे है। वो तो रेलवे की भूमि है। रेलवे की भूमि पूरी तरह से मार्क, मतलब बाकी किसी सरकारी भूमि को आप कह सकते हैं कि भाई उसकी मार्किंग नहीं थी, गलती से आ गया, किसी ने बेच दिया, ठग दिया। लेकिन कहीं पे भी रेलवे भारत का वो विभाग है जो जब से बना है, रेलवे की भूमि पूरी तरह डिफाइन रहती है, उसके चारों तरफ पूरी मार्किंग होती है। तो रेलवे पटरी के किनारे अगर आकर कोई बस जाता है तो उसको तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कोई 1% प्रश्न नहीं बचता है। लेकिन इसके बाद भी बनभूलपुरा का की वो बस्ती आज भी है, उसमें नए निर्माण हो रहे हैं, उसमें नए नए लोग आकर रह रहे हैं। तो वो उस पर स्टे है। और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई आप पहले इनको कहीं और बसाइए, उसके बाद ही आप इनको हटाइए। तो ये भी एक तरफ है। दूसरी तरफ ये भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर का मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि जो वन भूमि है
जो सार्वजनिक भूमि है, जो सरकारी भूमि है, उस पर कोई कब्जा अगर कोई करके बैठा है तो उसके लिए आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के अवैध लोगों की विशेषता है कि वो सब इन्हीं जमीनों को सबसे पहले निशाने पे लेते हैं। तो भाई सरकार के पास अपना एक पुराना कागज होता है, वो उसके साथ मिलान करते हैं। जब वो देखते हैं कि भाई ये जमीन, जैसे उत्तर प्रदेश इसमें मतलब संभवतः मुझे लगता है कि अगर उत्तराखंड या बाकी राज्य उत्तर प्रदेश को एक टेम्पलेट की तरह लेते तो अच्छा होता कि भाई आपने बहुत प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, आप एक दिन करते हो, डेट तय करते हो, फिर आप तारीख तय करके वहां पहुंचते हो, तब तक तो स्टे मिल जाता है, क्योंकि सिब्बल सिंह भी उनके बैठे हुए हैं, फटाक से वो स्टे ले आते हैं। योगी जी ने बहुत बड़ी एक बस्ती साफ कराई, पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटा बॉर्डर था, इसी साल के मई महीने में जो उत्तर प्रदेश के स्पेशली जो आपके जिले हैं, जो आपके लखीमपुर खीरी से लगाए हुए पीलीभीत होते हुए महाराजगंज तक जाते हैं रास्ते में, और भी कई सारे जिले हैं। तो उस पूरे के पूरे उस पूरी बेल्ट में जो उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिलों का जो पूरी बेल्ट है, उसमें एक एक जिलों में जिस तरीके से बाकायदे मार्किंग हुई, कोई शोर शराबा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई मीडियाबाजी नहीं, किसी तरह का कोई ढोल बजाना नहीं, और आराम से पूरा कार्य हुआ। एक एक ऐसे ऐसे जिलों में 2-2 दिन के अंदर 30-30 मदरसे, मजारें और ये सब तोड़े गए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। उत्तराखंड सरकार ने जो मजारों का जो किया, हजारों की संख्या में मजारें अंदर अंदर जंगलों के बन गई थी, उनको एक एक को आइडेंटिफाई करना, और उनकी साथ साथ में जियो टैगिंग भी की हुई है उन्होंने, कि आप आइंदा से अगर कोई आता है तो वो भी अब एक तरह से इंश्योर होगा कि वो नहीं आ सके। उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो अद्भुत है, क्योंकि वो साथ साथ में उसके जो आपराधिक कॉन्सिक्वेंसेज है, कि जो अवैध कब्जा करने वाले हैं उनको उसका परिणाम भी भुगतना पड़े, आर्थिक रूप से भी, और कानून की जो आईपीसी की धाराएं हैं उनके तहत उनको उसका परिणाम भुगतना पड़े, वो भी इंश्योर कराने का काम योगी जी ने किया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब करीब उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, उसमें लखीमपुर से आप महाराजगंज, पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी है। आप ऊपर से जो पूरा आपकी सीमावर्ती जो पूरे जिले हैं, मतलब आप इसमें नेपाल लखीमपुर बॉर्डर से लगता हुआ जो इलाका है, लखीमपुर खीरी है, फिर पीलीभीत आता है, श्रावस्ती आता है, बलरामपुर आता है, बहराइच आता है, सिद्धार्थनगर आता है, और फिर वहां से महाराजगंज तक। इन पूरे जिलों में, एक एक जिलों में आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे जिले हैं, कोई बहुत बड़े बड़े जिले नहीं है, 30 मदरसे, 30 मदरसा, 30 मस्जिद, इस तरीके से एक पूरा चेन बना हुआ था। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह ज्यादा आपने एक मदरसे बना दिए, एक निश्चित दूरी पर, एक पूरी योजना के अंतर्गत कि 10-10 किलोमीटर की दूरी पर आपने जगह जगह पर सरकारी भूमि, जो हाईवे के किनारे की जमीन है, वहां पर एक दिन एक हरा का कपड़ा पड़ता है, फिर एक दिन धीरे धीरे ईंटें पड़नी शुरू होती हैं, और कोई ध्यान नहीं देता। भारत में हर कोई हर वक्त यही सब पहरेदारी करता रहेगा क्या? हालांकि करना चाहिए, जिस तरीके के खतरे हैं करना चाहिए, लेकिन फिर कभी किसी को रिश्वत खिला दिया, अगर भाई कोई थाने का पुलिस वाला आ गया, आपने उसको 150 दे दिया, वो चला जाएगा, कि छोटा मोटा मामला हो, क्योंकि वो भी तो इतनी बड़ी तस्वीर नहीं देख रहा है ना कि ये षड्यंत्र कहां से चल के और कहां आ रहा है। मतलब एक पूरी दूरी में, एक पूरी रेंज में वो एक चल रहा है। तो ये जो एक निश्चित दूरी पर बनाए गए मदरसे, दरगाहें और ईदगाह जो बनाए जा रहे थे, इनके बीच का एक पैटर्न था कि जब कोई एक व्यक्ति बंगाल से निकलता है, वो झारखंड या बिहार आता है, फिर वहां से वो कभी भाई ट्रेन से आएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ट्रेन में एक तरह का उसका एक चेक होता है, रिजर्वेशन लेगा, कुछ करेगा, तो वो सब मुश्किल होगी। बस से, रोडवेज की बस कर नहीं पाएगा, बाकी किसी तरीके से कम्यूटिंग कर नहीं पाएगा। तो 10-10 किलोमीटर एक व्यक्ति आराम से अपना झोला जो लेके, बैग वैग लेके अपना 10 किलोमीटर दिन भर में मूव कर सकता है। तो जाकर भाई किसी शहर में जब वो जाएगा तो होटल में तो रहेगा नहीं, वहां के होटल में रहेगा तो फिर से वही समस्या आएगी। तो वो जाकर अगले मदरसे में जाकर अपना उसको पता है क्या, मतलब एक मदरसे से निकला, दूसरे मदरसे में जाकर वो ठहरा, और फिर उसके बाद एक एक मदरसा हॉपिंग करते 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 वो एक दिन जम्मू, एक दिन हिमाचल, एक दिन कहीं किसी सीमावर्ती क्षेत्र में और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाए। ये एक पैटर्न बना हुआ था। तो और ये ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहा था। लोग जो है वो बड़े बड़े, मतलब काफी विशाल देश है कि आप एक एक जगह देख नहीं सकते। तो इस पैटर्न को जब इन्होंने समझा, जगह जगह से तोड़ा, अब इसका बस वही एक अखिल भारतीय रूप से इसको अगर इसको किया जाए, अगर ये हो जाता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा जो मोदी सरकार करेगी।
बिल्कुल। और फिर ये जो फैसला है, क्योंकि जो नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का, आप देखो ना कि वहाँ पर तो पोरस बॉर्डर है, बड़े आसानी से लोग आ जा सकते हैं। और वहाँ पर इस तरह के मदरसे और इस तरह की अगर मस्जिदें अवैध तरीके से बनाई जाए तो उसमें तो आईएसआई का भी सीधे-सीधे हाथ है, फंडिंग तो वहीं से आती है। वैसे तो कंगाल है पाकिस्तान, अब तो तुर्की से भी मदद माँग रहा है। पीछे खबरें आई थी कि तुर्की फंडिंग कर रहा है इस तरह की मस्जिदों को बनाने में, फिर से जो तोड़ी गई है उनको फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए भी है ना, आईएसआई के लिए भी है। देखिए, बलरामपुर और महाराजगंज के 2 उदाहरणों से मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा कि इसमें जो फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। निश्चित रूप से कुछ तो आती ही है, चूँकि बड़ा एक वो है। लेकिन एक तरह की पिछले कुछ वर्षों में इंटरनल फंडिंग भी अब हो रही है। भारत में भी तो धनाढ्य लोग हैं। तो भारत से मतलब वो ज़मीन खरीद के आपने दे दिया। अगर मान लीजिए ज़्यादा कुछ हुआ तो आपने एक एग्रीकल्चर लैंड किनारे, सड़क के किनारे आपने थोड़ा-सा एक लैंड खरीद कर और आपने उसको छोड़ दिया, परती छोड़ दिया। अब आपको पता नहीं है। उस पर उनको पता है कि वो आएँगे, उस पर धीरे-धीरे निर्माण कर शुरू करेंगे, आप वहाँ पर जाएँगे नहीं देखने। फिर वो धीरे-धीरे वो फैलता जाएगा। आपने उनको एक पैर रखने के लिए जगह दे दी। तो इस तरीके से एक पैटर्न, एक तरह की फंडिंग जो है वो इंटरनल भी है इसमें, मतलब मेरे ख्याल से इस बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि भाई ज्यादातर जगहों पे जो पहला जो बेस होता है वो स्थानीय व्यक्ति, जब तक कोई लोकल सपोर्ट नहीं होगा बाहरी व्यक्ति कहाँ से आएगा। तो वो पहलू भी एक है। और बाहरी का तो है ही है, इसमें तो कोई मतलब हो सकता है कि जो इंटरनल जो व्यक्ति जा रहा है वो भी वहां से कहीं, और फिर अंदरूनी रूप से जो आर्थिक जो शक्तियां हैं उनकी, जिसमें हम खासतौर से जो हलाल प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किस काम आता है, आतंकवादियों के मुकदमे लड़ने के काम आता है और इस काम में आता है। तो पहली बात तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे आसपास में इस तरीके के कोई अनवांटेड लोग ना आए, तो पहली बात तो हम एक तो हलाल सामान ना खरीदें। दूसरी बात है कि हम अपने ही मतलब ऐसे सामान खरीदें जिस सामानों में हम मतलब कोई ऐसा खतरा ना हो कि वो व्यक्ति उस धन को जो जो हमसे प्राप्त कर रहा है वो जाकर किसी इस तरीके के व्यक्ति की सहायता करेगा। तो इस तरीके की चीजें हमें देखनी चाहिए। अब नहीं देखेंगे तो फिर कोई मतलब खतरा हमारे पर ही है, हमारे बच्चों के लिए खतरा है। सर, जैसे कि आपने कहा ना कि बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं जो जमीन का एक टुकड़ा खरीद कर छोड़ देते हैं। वो धनाढ्य लोग भी वही हैं जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, कोई धनाढ्य नहीं है। आप तौकीर रजा खान को देख लीजिए, क्या गुल खिला रहा था वो। ऐसा कौन सी उसकी फैक्ट्रियां लगे हुए, कौन सी टकसाल है उसके पास जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी निकल आई। आप देखो ना, वक्फ के जरिए जमीनों पर कब्जा करके उनके ऊपर दुकानें बनाकर लाखों का किराया लेकर उसने बारात घर 100 करोड़ का बना लिया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल, उस ये पांच एक हजार रुपए का लोन जो उसने लिया था, सोचिए 35 साल पहले, वो चुकाने की तो उसकी औकात नहीं थी और आज वो करोड़ों में बैठा था। तो इनको बाहर से फंडिंग आती है और वो इन लोगों तक अलग अलग जरियों से पहुंचती है। जो ये जो चेन है ना, यही तो खतरनाक है। नहीं, जैसे तौकीर रजा का आपने नाम लिया या बाकी भी जितने भी रजा हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और इन सब की भी खूबी है कि ये ना एक बिजनेस मॉडल होता है इनका। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये भैया आपने एक सरकारी एक नाला है, नाले के ऊपर आपने एक लेंटर डाला, लेंटर के ऊपर आपने कटरा बना दिया, एक मार्केट बना दिया, और तो फिर उनसे किराए से आपको मिलना शुरू हो जाता है। भाई हिंदू भी जाते हैं उसमें किराए पे, मुसलमान भी जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो फिर वहां पर एक जो एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है, वहां से दुकान से सामान आना शुरू हो जाता है। तो फिर किराया जो आता है उससे आपकी काफी कमाई हो जाती है। अभी तक यही काम वक्फ के नाम पर होता था, वक्फ चला गया तो अचानक से उनके पांव तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि अब तक तो वो हर चीज को वक्फ कह देते थे। नाला भी वक्फ था, जंगल भी वक्फ था, मंदिर भी वक्फ था, तो सब कुछ वक्फ था। अब वक्फ नहीं रहा तो अब बेचारों के लिए थोड़ी कठिनाई आ रही है। तो वो भी एक संकट है। और दूसरा, जैसे ये जो डेमोग्राफिक बदलाव होते हैं, जैसे आपने बताया कि क्या पैटर्न रहता है इनका कि बंगाल से, पश्चिम बंगाल में आए, बांग्लादेश से, उसके बाद ये अलग अलग जगहों पर कैसे फैलते हैं। लेकिन ये जो एसआईआर हमने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखा, आपको लगता है कि झारखंड में अगर ये हो जाता चुनाव से पहले तो तस्वीर कुछ और होती? क्योंकि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने कितना खुलासा किया था, कितने सारा डाटा दिया था कि कैसे झारखंड के कितने जिलों में डेमोग्राफी बदल गई है। अचानक से वहां पर आदिवासियों के साथ मुसलमानों ने जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, रोहिंग्या और घुसपैठे, उन्होंने शादियां कर ली हैं, सब कुछ बदल दिया। तो मुझे लगता है ये एसआईआर वहां से शुरू होना चाहिए था, कायदे से। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। थोड़ा पहले से अगर हो जाता ये कार्य, मतलब ऑलरेडी ये 5 साल देर है। अगर ये अधिक से अधिक 2024 के चुनाव से पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसका परिणाम ठीक है, सरकारें जो हैं वो लेट लतीफ़ होती ही हैं, अपने स्वभाव में लेट लतीफ़ होती हैं। धीरे-धीरे चीज़ें चलती हैं, सरकारी सिस्टम धीरे-धीरे काम करता है। तो उसके लिए क्या कारण था वो सरकार ही बता पाएगी। लेकिन हाँ, ये बात सही है आपकी कि अगर ये कार्य पहले होता तो ज़्यादा
एक आज कई खतरे, आज कई चीजें नहीं होती हैं, एक समस्याएं नहीं होती। लेकिन ठीक है, जो आप खासतौर से बंगाल अभी है, बंगाल एक चुनौती हुँ, अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आप वहां पे एसआईआर कराने के लिए वो दीदी जो है वो आग लगाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, और उनके पास मतलब भीड़ की ताकत भी है, उनके पास सत्ता की ताकत भी है, उनके पास हर तरह की वो ताकत है, जिस तरीके से वो मतलब वो तो कहती ही है कि भाई अगर भारतीय सेना जो है वो मुर्शिदाबाद मालदा की तरफ जाती है तो कहती कि हुँ, इंडियन आर्मी ने हमारे पर बंगाल पर अटैक कर दिया। ये तो उनकी शब्द है ना। तो सोच वो तो ये बार बार वो उनकी तो माइंडसेट में चली रही हैं कि वो इस देश से अलग कर चुकी हैं। तो अब एसआईआर कैसे होगा? अब ये कल मैं देख रहा था कहीं अमित शाह का इंटरव्यू, तो वो काफी रिलैक्स थे, दिख रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा। तो इस सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े कठिन काम किए हैं, बड़े बड़े असंभव कार्य किए हैं, मानते हैं कि ये भी करेंगे। तो एसआईआर एक तो होगा, और दूसरी बात है कि जब ये अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, उनसे जुड़ी हुई पूरी एक अर्थव्यवस्था ध्वस्त की जाएगी, उनकी राजनीतिक शक्ति खींची जाएगी और उनकी आर्थिक शक्ति खींची जाएगी। जब ये दो शक्तियां खींची जाएंगी तो निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर, राष्ट्र की राजनीति पर, और ये जो क्रिसमस मना रहे उत्तर प्रदेश के जो हमारे युवराज हैं अखिलेश जी, उनके तक, तो आगे तेजस्वी, आगे फिर और एक एक सारे राज्यों में तो एक एक किस तरीके के तमाशे हैं। तो ये सारे के सारों की राजनीति पर एक समझ में आएगा कि भाई आपको राजनीति, आपको वोट लेना है तो यहीं के लोगों से वादे करो, यहीं के लोगों के लिए काम करो, यहाँ के लोगों से वोट लो। ये बांग्लादेशियों के लिए काम करके बांग्लादेशियों से वोट लेने की जो राजनीति है, ये अब इस देश में नहीं चलेगी। आपको भारतीयों से डील करना होगा। ममता बनर्जी ने भी खुद कहा था, पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि देखिए जो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है वहां से घुसपैठ होती है, बीएसएफ के जवान ये सब कुछ करवाते हैं, बीएसएफ तो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। और आपको याद होगा अभी कोई 2-3 साल पहले ये फैसला भी लिया था, ये आदेश भी दिया था केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कि जो बीएसएफ है उसका जो दायरा पहले शायद 20-25 किलोमीटर रहता था बॉर्डर के साथ, वो 50 किलोमीटर कर दिया गया था। उस वक्त भगवंत मान को भी मिर्ची लगी थी, पंजाब के सीएम को, और ममता बनर्जी को भी लगी थी। दोनों ने बड़ा इतराज जताया था। तो मुझे लगता है अब जो फैसला है इस पे भी शोर शराबा यही लोग करेंगे, खासतौर पर दीदी तो जरूर बोलेंगी। बिल्कुल, अभी जो मतलब 50 किलोमीटर करने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अब बीएसएफ के हाथ में एक बड़ा एक उसका ज्यूरिडिक्शन बड़ा है। अब उस पूरे 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो देख सकते हैं, वरना तो राज्य सरकार अगर मान लीजिए कि पंजाब जैसी बन जाती है, तो वो तो भाई उस पूरे भाई उधर से कोई ड्रोन से कुछ भी अगर मान लीजिए ऐसी अवैध सामग्री, ड्रग्स या कोई भी इस तरीके का हथियार लाया जाता है, भिजवाया जाता है, तो उसको एक तरह से यहाँ पर सहायता करने के लिए एक तरह से पुलिस आंख बंद कर लेगी, क्योंकि राज्य सरकार का मैंडेट नहीं है उनके पास। तो अगर अब बीएसएफ के पास एक तरह से उन क्षेत्रों का एक अधिकार, जुरिडिक्शन, एक क्षेत्र अधिकार है, तो वो निश्चित रूप से उस बड़े क्षेत्र में एक सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। काफी बड़ा खतरा उससे टला है। लेकिन जो आपका ये बात थी कि भाई देखिए जो ये एरिया है, अभी जो शुरुआत में आपने बताया कि 30 किलोमीटर के क्षेत्र की आपने बात बताई कि 30 किलोमीटर, ये क्षेत्र और भी बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब 30 किलोमीटर की बात नहीं है, एक तो सीधी बात है ये तो पूरे देश में ही होना चाहिए, लेकिन जो बॉर्डर है उससे 100 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह की, जो ये लद्दाख में जो हम तमाशा देख रहे हैं, भाई किसी भी तरह का कोई भी आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिससे वहां की कानून व्यवस्था पे असर पड़ता हो, जिससे वहां की सामान्य जीवन पे असर पड़ता हो, जिससे वहां के पर्यावरण पर असर पड़ता हो, जिससे वहां के लोगों के सामान्य जीवन पर किसी भी तरीके से प्रभाव पड़ता हो, उसको रोकने की शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में, सरकार को अपने हाथ में रखनी ही चाहिए। तो ये 30 किलोमीटर को भी अब मेरा मानना है कि और बढ़ाना चाहिए। मतलब 30 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, क्योंकि आधे तो जंगल होते हैं, फिर थोड़ा बहुत जो है आबादी होती है, तो फिर वहां पे वो 30 किलोमीटर की बॉर्डर पे लगा के और 10 तरह के डिस्प्यूट पैदा करेंगे कि भाई ये तो 30 किलोमीटर के बाद है, कहां तक आपने इंच टेप लेके नापते फिरोगे। लेकिन कम से कम इतना जरूर है चंद्र प्रकाश जी की शुरुआत तो हुई, सरकार ने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो उन्होंने ग्राउंड पर जाकर बहुत काम किया होता है। वो सब तथ्य जैसे आपने कहा 10-10 किलोमीटर पर मदरसे और अवैध मस्जिदें बनाई जाती ताकि लोगों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, बसों में ना चलना पड़े, अपने पैदल भी एक आदमी पहुंच जाए वहां तक। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी लेकर ये चलते हैं तो सरकार तो 10 कदम आगे ही चलती है ना। आज 30 से शुरुआत तो हुई है, और जैसे बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया वैसे इसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, देखिए ये हम लोग बार-बार, जब एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में, कि हम लोग जब बात करते हैं तो असम, बांग्लादेश, बंगाल, पंजाब, 3-4 राज्यों पर हम आकर टिक जाते हैं, नेपाल से लगी सीमा। ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे,
उनमें आज जो आग लगी हुई है उसके पीछे भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अरुणाचल प्रदेश से लगातार पिछले कुछ समय से आप मीडिया रिपोर्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लगातार इस तरीके के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मतलब अचानक से हरी, वही सेम पैटर्न, हरी चादर, भाई अरुणाचल प्रदेश में क्या रखा है तुम्हारा, एक हरी चादर हो जाती है, लोग जानते नहीं कि है क्या, सीधे साधे गांव के लोग हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो अचानक एक दिन वहां पे किसी एक सिरे से कुछ नई दीवार और उठती जाती है और धीरे धीरे करके एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये काम जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तो इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है, मिजोरम, ये जितने भी राज्य हैं इन सब, ये सब इसी राजनीति के मतलब इसी रणनीति के पीड़ित राज्य हैं। वहां के लोगों ने पिछले कुछ समय से वहां का उसका दुष्प्रभाव झेला है। लेकिन देखिए अब असम ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने बात किया और असम की कम हुई, असम जो है वो भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि असम ने सबसे बड़ी बात है कि तमाम कानूनी रुकावटों, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा डाला, वहां की स्थानीय हाईकोर्ट ने अड़ंगा डाला, डेमोग्राफी भी उनके पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम जिन राज्यों, जिन जिलों की बात हो रही है वहां डेमोग्राफी भी उतनी नहीं बदली हुई है। वहां पे प्रमुखता सीमा के दोनों तरफ अभी हिंदू जनसंख्या ही प्रमुख है। तो आप वहां पर अगर जाते हो कल को बुलडोजर, तो गांव वाले आपको एक तरह से सहयोग ही करते हैं। लेकिन असम में वो कार्य इतना आसान नहीं था। बड़े बड़े पूरे के पूरे गोचर भूमि पर आपने घेर दिया, वहां पर वो हरी झंडियां लग गई, और फिर उसके बाद अभी इसी 15 अक्टूबर की मैं देख रहा था एक रिपोर्ट की, 181 एकड़ सरकारी भूमि उन्होंने वहां से मुक्त कराई। तो वो 181 एकड़ जो भूमि मुक्त कराई है, उसके आसपास के आप क्षेत्र देखिए, वो पूरी तरह से एक सघन जनसंख्या, सघन आबादी है जिसको, और वो साथ साथ में उनको डिपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। उनको आपको पहचानना भी है, जरा सा भी आपको डिटेक्शन में, उनके पहचान में कोई भी भूल हो जाएगी तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है जो आपको ऑर्डर दे देगी कि वहां से वापस उसको लेके आओ। तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में जिस हेमंत बिश्व शर्मा ने काम किया है, वो भी इस देश की जनता को समझना चाहिए कि मतलब ये कार्य अद्भुत है, ये सामान्य कार्य नहीं था, जहां पर आप अपने ऊपर एक रिस्क भी ले रहे हो, कोर्ट्स लगातार आपके ऊपर डंडा लेके देख रही हैं, आपको जिन लोगों से डील करना है वो लोग कोई सामान्य भोले भाले घुसपैठिए नहीं है, वो हथियारबंद लोग हैं, वो एक मिलिशिया है जो आप पे कभी भी हमला भी कर सकती है, जो आप पे तरह तरह से और घात पहुंचा सकती है। उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम आप ही के राज्य में भारत का पासपोर्ट लेकर भी बैठा हुआ है। तो ये इस चुनौती को उस मतलब वो भी एक मतलब मुझे लगा कि इसको मेंशन करना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखो जैसे आपने कहा ना कि वो चले जाएंगे, फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है जी वापस बुला लो, आपने गलत तरीके से भेज दिया। आप याद कीजिए एक ऐसा मामला आया था जिसमें कि उन्होंने वहां जब वो चले गए थे बांग्लादेश, वहां से आरोप लगाया कि हमको समंदर में फेंक दिया गया, और यहाँ की अदालत में केस लड़े जा रहे थे उनके, और जो वरिष्ठ अधिवक्ता केस लड़ रहे थे वो, उनको फंडिंग कहां से आ रही थी? जिनको समंदर में फेंका गया होगा, आपको लगता है वो करोड़ों रुपए देकर, लाखों रुपए देकर भारत की सुप्रीम कोर्ट में केस लड़वा सकते हो? लेकिन एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जो उनके लिए आवाज उठाता है। यही वो इकोसिस्टम है जो उनको फर्जी पासपोर्ट देता है, यही वो इकोसिस्टम है जो फर्जी आधार कार्ड बनाता है, राशन कार्ड बनाता है, उनके लिए रोता गाता है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और देश की अदालतों में पहुंच जाता है। तो ये इन सबसे भी तो लड़ना है जब ये फैसले देने। अभी तो ये बहुत चर्चा में नहीं आया है एमएचए का ये फैसला, लेकिन आप सोचिए धीरे धीरे जब इसके बारे में पता चलेगा तो कैसा रिएक्शन होगा। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर भारत के लोगों को याद करना चाहिए कि 2014 से पहले आप मतलब भारत में कोई भी मस्जिद, चाहे वो पुरानी हो, नई हो, अवैध हो, वैध हो, चाहे जैसी भी हो, आप सोच नहीं सकते थे कि उस पर हथौड़ा चलेगा, उसको तोड़ी भी जा सकती है। मतलब एक बड़ा वो था कि भाई मस्जिद है तो अब बन गई तो वो खुदा के जब तक वो आएंगे तब तक रहेगी। लेकिन ये भ्रम, अच्छा ये नियम सिर्फ भारतीयों के लिए था, दुनिया के किसी और देश में ऐसा नहीं होता है ना, मतलब सऊदी अरब जो इस्लाम का केंद्र है वहां पर भी ऐसा नहीं होता, वहां पर मस्जिदें जब आवश्यकता होती है सड़क चौड़ी करने के लिए भी तोड़ी जाती हैं। लेकिन भारत में अगर एक बार है तो अगर मतलब वो नीचे अगर आप फ्लाईओवर बनाना है तो आप फ्लाईओवर के ऊपर ले आकर मस्जिद रख दोगे, लेकिन मस्जिद नहीं छू सकते हो। मतलब एकदम बिल्कुल भय था भारत के पूरे सिस्टम में। पिछले 2014 के बाद से आज 11 साल में भय चला गया है कि आज वो आप देख रहे हैं, चाहे संभल में जो हुआ कि खुद से ही हथौड़ा लेकर तोड़ रहे हैं। तो इस देश में कुछ असंभव कार्य हुए हैं, उन असंभव कार्यों में से एक ये भी है। और ये जितने भी लोग हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारा व्यापार, रोजगार, कारोबार हमारा सब सुरक्षित रहे, हमारी पीढ़ियां बची रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हाँ ये ना रहे, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे, ये भारत छोड़ दीजिए, ये जहां भी गए, ये पूरा ये अभी अबाबिलों का एक ऐसा मतलब एक सैलाब है
जो जहां भी गया, ये यूरोप गए तो यूरोप को बर्बाद कर दिया, ये नेपाल जैसे शांत देश में जो जो अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता था वो आज अशांत है। हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे देखते हैं कि भाई वहां पर जो स्थितियां कितनी तेजी से बदली पिछले कुछ वर्षों में। तो जहां भी गए वहां इन्होंने खराब किया, वहां के पूरे सुख शांति को नष्ट किया। यूरोप आज जो है वो किस तरीके की चुनौतियों से जूझ रहा है, 20 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। तो हम बचे रहें, चाहे आप श्रावस्ती में रहते हो, बलरामपुर में रहते हो, बिहार में रहते हो, बंगाल में रहते हो, ये इनके ऊपर अगर आप नजर नहीं रखेंगे और इनके काम खिलाफ अगर सरकार कोई कदम उठा रही है, तो उसके लिए अगर आप सरकार का साथ नहीं देंगे तो फिर आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। अभी आप ठीक है वाहवाही कर लीजिए, सेकुलर बन जाइए, आगे चल के ये आप ही की जमीन, आपका ही खेत, आपका ही घर, आपका ही संपत्ति ये, और आपकी फिर अंततः आपके बच्चों के लिए खतरा बनेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि जो सेकुलर ब्रिगेड है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि जब पहलगाम में धर्म पूछकर, मजहब पूछकर गोली मारी गई थी तो उस वक्त ये नहीं कोई कह पाया था कि नहीं मैं तो सेकुलर हूं, मैं तो कांग्रेस से आता हूं, मैं तो टीएमसी से आता हूं, तो मुझको मत उड़ाओ, ये तो नहीं कोई कह पाया था ना। वहां तो मजहब ही पूछा गया था। तो मजहब नहीं बदल सकता इन सेकुलर जमात वालों का भी, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, आप सही कह रहे हैं कि अगर आज नहीं संभलेंगे, आज सरकार के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कल को बहुत कुछ हो सकता है। और आपने एक चीज और हिमाचल की याद दिलाई। सोचिए हिमाचल जैसा राज्य जहां पर 99% हिंदू रहता है, वहां पर भी मस्जिद का मामला उठा, संजौली जैसी जगह पे। और वो आईटीबीपी का पूरा वहां से रास्ता है, चाइना के लिए वहां से रास्ता है, पूरा बॉर्डर, वहां से मूवमेंट होती है हमारी फौज की, वहां पर वो मस्जिद बनी। और वहां पर आवाज उठाने वाले भी कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के ही विधायक थे, कांग्रेस के ही मंत्री थे, क्योंकि उनको भी तो पता है ना कि उनका वोट बैंक क्या है। हिमाचल में कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमानों से नहीं है, हिंदुओं से है, इसीलिए वहां पर ये आवाज उठी थी। लेकिन बाकी जगह पर कांग्रेस का वोट बैंक क्या है ये हम सब जानते हैं। और उस वोट बैंक की खातिर इस मुद्दे पर भी शोर मचेगा, अभी नहीं मचेगा, बिहार चुनाव के बाद मचेगा, लेकिन होगा। लेकिन ये सही है कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे देश के अंदर बैठे रोहिंग्या प्रेमी तो बिलबिलाएंगे ही, वहां पाकिस्तानी भी बिलबिलाएंगे, जिनके लिए नेपाल बॉर्डर से भारत के अंदर घुसपैठ कराना बहुत आसान होता था। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।